सुप्रभात बच्चों। आपके पाठ्यक्रम में बहुत सारी कविताएं आपको पढ़ा दी गई हैं। उसके पश्चात अब प्रेमचंद जी जो कि आपके गद्य लेखक हैं, प्रोज राइटर हैं, उनकी तरफ चलते हैं। और गद्य विभाग में यह पहला ही अध्याय है नमक का दारोगा, जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित एक प्रख्यात कहानी है। तो कहानी नमक का दारोगा पे जाने से पहले हम प्रेमचंद जी के जीवन परिचय को थोड़ा सा देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। तो उनका मूल नाम जो था, ओरिजिनल नाम जो था, वो धनपत राय था। उनका जन्म 1880 में लम्ही गांव में हुआ था और यह उत्तर प्रदेश में है। प्रमुख रचनाएं हैं उनकी सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। तो ये तो है उनकी उपन्यास। फिर उसके बाद में सोजेवतन, मानसरोवर जो कि 8 खंडों में प्रकाशित हुई है, और गुप्त धन, ये हैं उनके कहानी संग्रह। करबला संग्राम, प्रेम की देवी, ये हैं उनके नाटक। और इसके अतिरिक्त उनके निबंध संग्रह हैं कुछ विचार और विविध प्रसंग। तो ये उनकी रचनाओं का परिचय है। उनकी मृत्यु सन 1936 में हुई थी। तो जीवन परिचय में आप ये चीज़ डालेंगे और उसके बाद में उनके जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। तो कथा सम्राट उनको कहा ही जाता है, उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। तो बचपन में उनको ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिली, बहुत मुश्किलों से उन्होंने अपने जीवन का निर्वाह किया। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई ही कर पाए। तो स्कूल एजुकेशन होने के बाद में, स्कूलिंग होने के बाद में फिर वो हायर एजुकेशन के लिए गए, लेकिन घर में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी जिसके कारण मुश्किल से उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी करी। अंग्रेज़ी में एमए करना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि मैं अंग्रेजी में स्नातक यानी एमए करूं, लेकिन जीवन यापन के लिए बीच में ही उनको ये विचार त्यागना पड़ा और उनको नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। बच्चों, आपको पहले बताया गया था कि उस समय के जो कवि और लेखक थे, अंग्रेज सरकार बड़ी नाराज़ रहती थी उनसे, क्योंकि वो क्रांतिकारी विचारों से जो वहाँ देश के युवा थे उनको प्रेरित करते थे, प्रेरणा देते थे, और अंग्रेज़ों को लगता था कि हमारे खिलाफ इनको भड़का रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया जाता था और जो कुछ थे उनको मजबूर किया जाता था कि अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दें। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने लेखन कार्य को स्थगित किया हो। ये काम उनका चलता रहा। अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में वो लगातार हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का जो राजनीतिक संघर्ष है वो उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर आया है, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों थे। तो जीवन का यथार्थ यानी जीवन की सच्चाई, रियलिटी, और आइडियल जो थे वो दोनों थे। उसके बाद में है हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा का विकास जो है वो प्रेमचंद जी ने ही किया। इसलिए काल विभाजन जो किया गया है कहानियों का, वो प्रेमचंद को ही केंद्र मान के किया गया है। यानी प्रेमचंद से जो एक पहला समय था वो प्रेमचंद पूर्व युग कहलाया, प्रेमचंद का जो समय था वो प्रेमचंद युग कहलाया, और प्रेमचंद के बाद का जो समय था वो प्रेमचंदोत्तर युग कहलाया। यानी उस व्यक्ति की महत्ता देखो कि जिसके नाम पे हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसका डिवीज़न हमें मिलता है। तो यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है कि वो कितने महत्व के व्यक्ति थे। इस पर हम विवाद ही नहीं कर सकते। वास्तव में प्रेमचंद ही पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। उससे पहले जो कहानियाँ लिखी जाती थी उनमें क्या था, रोमांटिसिज्म था, और साथ के साथ क्या था, उसमें इमेजिनेशन हुआ करती थी। लेकिन उन्होंने इस इमेजिनेशन और रोमांटिसिज्म के जो धुंधलापन था, इससे उस कहानी को निकाल के यथार्थ की जो ठोस ज़मीन है उस पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की ज़मीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। उसके बाद में वो केवल एक किस्सा नहीं रह गई, बल्कि पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बनी और पाठ्यक्रम में उसको पढ़ाया भी जाने लगा। इसमें उनकी हिंदुस्तानी जो उनकी भाषा थी वो हिंदी और उर्दू का एक मिश्रण थी, उसको हिंदुस्तानी कहते थे। उस हिंदुस्तानी भाषा का भी विशेष योगदान रहा है। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप को लेकर के आई है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों जीवन परिचय में ही। तो उनकी कुछ रचनाओं के बारे में बताया गया है यहाँ। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया था। यानी आरंभ में तो उन्होंने भी परंपरा का निर्वहन किया और जैसी कहानियाँ लिखी जाती थी इमेजिनेशन वाली,
और रोमांटिसिज्म वाली, उसको उन्होंने चलाए रखा उस परंपरा को। लेकिन उन्होंने अपने आप को एक विविध प्रकार के कथाकार के रूप में कैसे प्रतिष्ठित किया, ये सवाल आता है। तो इसका एक ही जवाब है कि उनकी जो कहानी उपन्यास थे वो बाद में यथार्थ यानी सामाजिक जीवन को दर्शाने वाले यथार्थवादी चिंतन उनका था। और यथार्थवाद ही नहीं केवल, बल्कि एक आदर्शोन्मुख यथार्थवाद या आलोचनात्मक यथार्थवाद, यहाँ तक की उनकी सोच थी। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है, यानी ये जो शब्दांश दिया, वाक्यांश दिया है, खुद उन्होंने ही दिया है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है यथार्थवाद की संज्ञा, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की संज्ञा, जो कठोर यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्या और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचाते हैं। यानी समाधान भी बाद में निकालते हैं। समस्या है तो सही तरीके से उसका समाधान भी निकालने का प्रयास किया जाता है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवाद प्रवृत्ति थोड़ी कम होती चली गई और धीरे धीरे वे एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता ही करने को तैयार नहीं होते। उनका गोदान उपन्यास है और पूस की रात कहानी है, कफन कहानी है, वो इस चीज़ का सुंदर उदाहरण है कि वो किसी भी तरह के समझौते को स्वीकार करने के लिए नहीं बने हैं। तो यहाँ जो आपके पाठ्यक्रम में है उनकी कहानी वो है नमक का दारोगा। 1914 में ये प्रकाशित हुई थी पहली बार। प्रेमचंद की बहुत चर्चित कहानियों में आती है क्योंकि इसमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। कहानी में एक मुहावरा है, वो होता है धन के ऊपर धर्म की जीत, धन के ऊपर धर्म की जीत। और यही मुहावरा स्थापित करने की कोशिश की गई है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। तो थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे शायद दिखने में कुछ प्रिंट होने में गड़बड़ हुई होगी, क्रमशः शब्द को सही जगह नहीं दी गई। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन धन का प्रतिनिधित्व करते हैं और मुंशी बंशीधर जो हैं वो धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो मुंशी बंशीधर हैं वो बहुत ही ईमानदार हैं, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। लेकिन जो अलोपीदीन है वो धन की घमंड में चूर है और अपने प्रभाव से वो उनको नौकरी से हटवा देता है। लेकिन कहानी का अंत आते आते हम देखते हैं कि पंडित अलोपीदीन के व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और वह वंशीधर, जिसको कि वो पहले बर्खास्त करवा चुका है नौकरी से, उनको अपनी सारी जायदाद का एक परमानेंट मैनेजर भी बना देता है। और अपने अपराध के लिए वो माफ़ी भी मांगता है और कहता है कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहानी के अंत तक आते आते जो कहानी है वो धन के ऊपर धर्म की जीत को दर्शाने में पूरी तरह से सफल होती है। तो बच्चों ये एक वीडियो आपको कहानी के सारांश और जीवन परिचय से संबंधित भेज रहा हूँ। उसके पश्चात ये जो कहानी है बहुत बड़ी कहानी है। उम्मीद करता हूँ कि एक बार कम से कम इस पूरी कहानी को आप एक ही दिन में, एक ही सिटिंग में, एक ही बार बैठ के पूरी कहानी को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। बाकी वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे वीडियो आपको 10-15 मिनट के भेजे जाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।